Good morning to everyone, and today I welcome you in this lecture number 44 of set level. हम आज डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 44 में सेट लेवल का, जिसके लिए आपको पेज नंबर 109 आपकी बुक का ओपन करना है। तो देखिए 109 आप ओपन कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस इसमें देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आया है वो है लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। पोएम मतलब होता है कविता, और बाय हार्ट का मतलब होता है दिल से। तो दिल से याद करना यानी कि उसको कंठस्थ करना, यानी कि आप उसको कभी भूलो ना। तो कभी भी हमेशा परमानेंट लर्न करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं बाय हार्ट। तो आज से आप एक चीज़ याद रखेंगे, बाय हार्ट का मतलब होता है दिल से, यानी कि कंठस्थ करना। क्या होता है? कंठस्थ करना। तो जैसे इसमें कहा है कि लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, यानी कि इस कविता को दिल से याद करो, यानी कि इस कविता को आप कंठस्थ करो। नेक्स्ट आपका है, देखिए जहाँ पे इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, इस कविता को कंठस्थ कर याद करो, यानी कि कभी मत भूलो। आपको इसको जब चाहे आपको याद होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं लर्न बाय हार्ट। ज़रूरी नहीं कविता, आप कुछ भी लर्न दिस लेसन बाय हार्ट, लर्न दिस लेक्चर बाय हार्ट, लर्न दिस सेंटेंस बाय हार्ट, तो कुछ भी हम यहाँ पे सेंटेंस लगा सकते हैं। क्लियर? अगला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड तो आजकल रहा नहीं है, ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं शामपट। ये शाम नहीं होगा, यहाँ पे शामपट होगा। शामपट्ट पर देखो, तो देखने के लिए लुक एट। एट मतलब होता है उसकी ओर, यानी एक लोकेशन है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे देखने के लिए इंडिकेशन आ रहा है। तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि शाम पट्टे पर देखो। उसके बाद अगर आपको कहना है मेरी सलाह मानो, तो मेरी सलाह मानो को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉलो माई एडवाइस। क्या कहेंगे? फॉलो माई एडवाइस। फॉलो करना यानी कि कहना मानना, एक तरह से मानना किसी चीज़ को, फॉलो करना। तो फॉलो माई एडवाइस यानी कि मेरी सलाह को मानो। दो हैं यहाँ पे, एक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोन अप है, और एक है यहाँ पे आपका टोन डाउन। टोन अप का मतलब आवाज़ बढ़ाना, और टोन डाउन का मतलब होता है आवाज़ को वापस कम करना। आ रही बात आपकी समझ में? टोन अप और टोन डाउन का मतलब क्या होता है? टोन अप का मतलब होता है आवाज़ बढ़ाना, और टोन डाउन का मतलब होता है आवाज़ कम करना। अगर आपको कहना है टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, टर्न अप द वॉल्यूम यानी कि आवाज़ को बढ़ाना, और टोन डाउन द वॉल्यूम आवाज़ को कम करना। ऑफ द टीवी, टीवी की। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको कहना है कि टीवी की आवाज़ बढ़ाओ, तो टीवी की आवाज़ बढ़ाओ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टर्न अप। टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। और अगर आपको कहना है कि टीवी की आवाज़ कम करो, तो टीवी की आवाज़ कम करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? टोन डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। तो अगर आपको आवाज़ बढ़ाने का बोलना है तो टोन अप, और कम करने का बोलना है टोन डाउन द वॉल्यूम। ठीक है? टोन अप द वॉल्यूम, टोन डाउन द वॉल्यूम। ऑफ किसका? टीवी का बोलना है तो ऑफ द टीवी। एलईडी का बोलना है ऑफ द एलईडी। जैसे आपको कहना है कि एलईडी की आवाज़ बढ़ा दो, तो टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द एलईडी।
और टोन डाउन द वॉल्यूम ऑफ द एलईडी, इसका मतलब एलईडी की आवाज़ कम कर दो। क्लियर? तो आवाज़ बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए टोन अप और कम करने के लिए टोन डाउन। अगर आपको कहना है कि पुलिस को तुरंत फ़ोन करो, पुलिस को तुरंत फ़ोन करो, तुरंत को कहते हैं एट वंस। देखिए तुरंत को हम क्या कहेंगे? एट वंस। तो एट वंस जहाँ भी लगता है वो तुरंत के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि ईट फूड मतलब खाना खाओ, ईट फूड एट वंस लगा देता हूँ, तो एट वंस वहाँ पे हो जाता है, तो वो काम तुरंत करने के लिए होता है। जैसे फ़ोन द पुलिस एट वंस, यानी कि पुलिस को तुरंत फ़ोन करो। स्पीक एट वंस, यानी कि तुरंत बोलो। ओके, तो यहाँ पे हो गया फ़ोन करने को कहते हैं फ़ोन किसको? द पुलिस। और तुरंत करना है तो तुरंत के लिए आपको लगा देना है एट वंस। तो फ़ोन द पुलिस एट वंस, यानी कि फ़ोन को तुरंत, पुलिस को तुरंत फ़ोन करो। ठीक है, तो पुलिस को अगर आपको कहना है कि तुरंत फ़ोन कीजिए तो आप यूज़ करेंगे फ़ोन द पुलिस एट वंस। एट वंस मीन्स होता है तुरंत। मान लीजिए कि आप डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाने के लिए बैठे हैं और जग थोड़ा दूर पड़ा है, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे जग दो। जग मतलब पानी पीने का जो जग होता है वो मुझे दो। तो पास मी द जग, क्या कहेंगे आप? डाइनिंग टेबल के ऊपर आप क्या बोलेंगे? पास मी द जग, यानी कि मुझे जग दे दो। और अगर आपको कहना है कि एक कप चाय लेकर आओ, अगर आपको कहना है एक कप चाय लेकर आओ, तो एक कप चाय लेकर आने को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो ब्रिंग कहाँ के लिए यूज़ होता है? ब्रिंग लाने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? लाने के लिए। तो ब्रिंग क्या लाना है? अ कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय। 2 कप चाय लाना, 2 कप ऑफ टी, 3 कप ऑफ टी। ओके, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंग 2 कप्स ऑफ टी। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो ब्रिंग मतलब लाना, तो एक कप चाय लेकर आओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ब्रिंग मतलब लाओ, और क्या लेके आओ? अ कप ऑफ टी। ओके, फिर आपको कहना है कि मुझसे कल मिलो। अगर आपको बोलना है मुझसे कल मिलो, तो मुझसे कल मिलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? मिलने के लिए सी मी टुमारो। सी मी टुमारो भी बोल सकते हैं, और मीट मी टुमारो भी आप बोल सकते हो, दोनों चलता है। सी मी टुमारो बोलेंगे तो भी चलेगा, और मीट मी टुमारो बोलेंगे तो भी चलेगा, दोनों के लिए कॉमन है। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहना है कि तेज़ मत चलाओ, वो आप कई बार क्या होता है गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहे होते हैं, तो आप किसी को बोलते हैं कि गाड़ी तेज़ मत चलाओ या तेज़ मत चलाओ, तो डोंट ड्राइव फास्ट। क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? डोंट ड्राइव फास्ट, यानी कि तेज़ मत चलाओ। ओके, तो तेज़ मत चलाओ हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? डोंट ड्राइव फास्ट। अगर आपको कहना है बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है और बारिश आ रही है, तो आपके जो कपड़े हैं वो कपड़े क्या हैं? गीले हो जाते हैं। तो अगर आपको कहना है कि धूप आ गई है और बारिश रुक चुकी है, और आप कहना चाहते हैं कि गीले कपड़े धूप में सुखा दो, तो सुखाने के लिए रखते हैं, तो हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं गीले कपड़े। गीले कपड़े को कहते हैं वेट क्लॉथ्स। तो देखो, गीले कपड़े धूप में सुखा दो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुट द वेट क्लोथ्स। वेट क्लोथ्स मतलब क्या होता है? गीले कपड़े। तो पुट द वेट क्लोथ्स इन द सन, यानी कि गीले कपड़े आप क्या कीजिए? धूप में सुखा दीजिए। तो गीले कपड़े धूप में सुखा दो, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुट द वेट क्लोथ्स इन द सन, यानी कि गीले कपड़े धूप में सुखा दो। चुटकनी लगाओ। अब चुटकनी लगाओ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुटकनी को कहते हैं बॉल्ट। बॉल्ट द डोर। देखिए आप,
बोल्ट द डोर का मतलब क्या हुआ? चिटकनी लगा दो। ओके, नेक्स्ट अगला आपका आ रहा है यू माइंड योर बिजनेस। ये कई बार आ चुका है पहले, अपने काम से मतलब रखो। अगर आपको भी कहना है किसी को कि अपने काम से मतलब रखो, तो अपने काम से मतलब रखने को इंग्लिश में कहते हैं यू माइंड योर बिजनेस, या फिर हम इसे भी कह सकते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप जैसे यहाँ पे यूज़ किया है कि यू माइंड योर बिजनेस, यानी कि अपने काम से मतलब रखो, दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको कहना चाहिए माइंड योर ऑन बिजनेस भी बोल सकते हैं, या फिर यू माइंड योर बिजनेस भी आप बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप बोलिए, दोनों में से आपका कुछ भी चलेगा। अब ये सेंटेंस जो है, तुम्हारा और मेरा नाम एक ही है। जैसे मान लो आपको किसी का नाम नहीं पता, और सपोज़ कीजिए कि आपका नाम कमल है और या कोमल है, तो सामने वाले से पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम, कोई अनजान है, आप उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो वो बोलेगा माय नेम इज़ कोमल। तो फिर आप यूँ नहीं कहेंगे माय नेम इज़ ऑल्सो कोमल, उसकी जगह आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे कि यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक, यानी कि तुम्हारा और मेरा नाम एक ही है। यानी कि आपने उसको ऐसे नहीं बोला कि आई एम ऑल्सो कोमल, आपने ऐसे बोला उसको कि यू आर माई नेम सेक। यू आर माई नेम सेक का मतलब तुम्हारा और मेरा नाम एक ही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारा और मेरा नाम एक ही है, यू आर माई नेम सेक। अगर आपको कहना है कि अपनी जीभ को लगाम दो, यानी कि कोई बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, चुप नहीं रह रहा है, कॉन्स्टेंटली बोलता ही जा रहा है, तो आप कहेंगे अपनी जीभ को लगाम दो। तो इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे? होल्ड योर टंग। क्या बोलेंगे? होल्ड योर टंग। अब ये काफ़ी बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाता है कि 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े ही दिनों का सुख है। तो थोड़े दिनों का सुख हम इसके लिए बोल सकते हैं अ 9 डेज़ वंडर, यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, उसमें 9 डेज़ का ही वंडर है, यानी कि 9 दिन ही अच्छा लगता है, यानी कि थोड़े दिनों का ही सुख होता है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं 9 डेज़ वंडर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आपको आ जाना पेज नंबर 1110 पे। अगर आपको कहना है अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा यानी कि बहुत सारे अंधे हैं, उसमें एक आंख वाला वो राजा होता है, यानी बहुत सारे मूर्खों में एक दिमागदार होता है, वो राज करता है। तो अंधों में काना राजा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ फिगर अमोंग द सिफर्स या साइफर्स। सिफर्स मतलब ज़ीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हुए हैं, उसमें से ज़ीरो जो होता है वो अलग ही दिखता है। तो आप फिगर अमोंग द सिपर, यानी बहुत सारे जीरो, उसमें कोई एक अलग ही दिखता है, एक लिखा हुआ 2 लिखा हुआ अलग ही दिख जाता है। तो अंधों में काना राजा, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, अ फिगर अमोंग द साइफर्स या सिपर्स। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत है, कई लोगों से हमने सुना भी है कि आधा ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए संकट बन जाता है। तो आपको किसी भी चीज़ का आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का आपको पूरा नॉलेज लेना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए फिर क्या बन जाता है? संकट बन जाता है। तो अगर आपको कहना है कि आधा ज्ञान संकट का सामान, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम मतलब होता है क्वैक्स, यानी कि झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनसे इलाज कराते तो हमारी जान को खतरा है, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफाइड दवाई नहीं होती है, कोई सर्टिफाइड चेकिंग का कुछ होता नहीं है। तो नीम हकीम से अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपकी जान को खतरा है। तो कहने का मतलब यही है कि आधा ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए संकट बन जाता है। किसी भी चीज़ का हमें पूरा नॉलेज लेना है, तभी वो हमारे लिए काम का होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स,
यानी किसी भी चीज़ का लिटिल नॉलेज है, यानी कि थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए डेंजर बन सकता है। इट्स अ डेंजरस फॉर यू। ओके, तो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस फॉर यू, यानी कि आधा ज्ञान जो होता है वो आपके लिए क्या बन जाता है, संकट बन जाता है, यानी कि वो आपके लिए परेशानी बन जाता है। तो किसी भी चीज़ का आपको पूरा नॉलेज लेना है। अगर यहाँ पे आपको कहना है कि तुम उसे कैसे जानते हो, उसे मीन्स ही भी हो सकता है, यहाँ पे शी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माना गया है हाउ इज़ शी रिलेटेड टू यू। हाउ इज़ शी रिलेटेड टू यू, इट मीन्स आप उसे कैसे जानते हैं, यानी वो आपसे कैसे रिलेट करती है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ इज़ ही रिलेटेड टू यू। ऐसा भी हाउ इज़ माई ब्रदर रिलेटेड टू यू, आप मेरे भाई को कैसे जानते हो। इस तरह से आप कैसे भी किसी भी सेंटेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो हाउ इज़ शी रिलेटेड टू यू, आप उसे कैसे जानते हो। अब लंच तैयार है, जो दिन में खाया जाने वाला दिन का भोजन तैयार है, तो आप कहेंगे लंच इज़ रेडी। एक कहावत है जैसे को तैसा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिट फॉर टेट। क्या कहेंगे, टिट फॉर टेट। बहुत ही सिंपल है, आपको इसको लर्न कर लेना है। अब नेक्स्ट जो है आपका कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता, ये कहावत भी है। एक वो भी होता है जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि पास्ट इज़ पास्ट, उसी से रिलेटेड एक कहावत और है। कल कभी नहीं आता है, तो आपको कहना है कल कभी नहीं आता है, तो टुमारो नेवर कम्स। क्या कहेंगे, टुमारो नेवर कम्स। गैम्बलिंग इज़ क्राइम। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, जो सट्टे वगैरह लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, उसको हम कहते हैं गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग एक तरह का क्राइम है। तो गैम्बलिंग यानी गैम्बलर जो होता है वो जुआरी, जो जुआ खेलता है वो गैम्बलर कहलाता है, और गैम्बलिंग जुए को कहते हैं। तो जुआ खेलना एक क्राइम है, अपराध है। गैम्बलिंग इज़ क्राइम। अगर आपको कहना है कि कटिंग करवा लो, तो कटिंग करवा लो को हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, गेट योर हेयर कट। क्या कहेंगे, गेट योर हेयर कट। इट मीन्स कटिंग करवा लो, कि आप किसी को अगर कहना है कि आप अपनी कटिंग करवा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, गेट योर हेयर कट। कहते समय सभी घाव को भर देता है। तो समय बलवान है, ऐसा कहा जाता है, यानी कि जो भी बल है वो समय के हाथ के अंदर होता है। तो टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। हीलर मतलब घाव भरने वाला। तो ग्रेट हीलर यानी कि बड़े से बड़ा घाव भी होता है वो समय भर देता है। किसी भी चीज़ को हम टाइम देते हैं तो बड़ा से बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, यानी कि समय जो है सभी घावों को भर देता है, और इसीलिए कहा गया है कि समय जो है वो बलवान है। किसी का समय अच्छा होता है, किसी का समय खराब होता है। तो समय क्या होता है, बलवान होता है। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो सफलता की एक चाबी है, यानी कि आप उसको खोल के सफलता के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हो। तो अगर आपको सफलता का दरवाज़ा खोलना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि बिना की के कोई भी डोर आप ओपन नहीं कर सकते अगर पहले से वो लॉक्ड है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करते जाना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ सक्सेसफुल होती जाएगी। इतनी कठिन परिश्रम यानी कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है, यह सफलता की कुंजी है, जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका आ रहा है, अगर आपको कहना है कि मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। ये ठंड जो है इसको फील किया जाता है। तो जो कुछ भी आप, जैसे आप कहते हैं कि मुझे शर्म आती है, आई फील शाय, या फिर मुझे भूख लगी तो आई फील हंग्री, मुझे प्यास लगी तो आई फील थर्स्टी। तो इस तरह से आप ये जो भूख, प्यास, नींद, मुझे नींद आने वाली है तो आई फील स्लीपी, मुझे बुखार आने वाला है तो आई फील फेवरिश। तो ये सारी फीलिंग्स होती है। ओके, तो आप जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो ठंड को क्या किया जाता है,
महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। नेक्स्ट वाला तो आपने सुना ही होगा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। कि ये काफ़ी फेमस भी है। एवरीथिंग यानी सब कुछ, हर कुछ, इज़ फेयर जायज़ है इन लव एंड वॉर। असफलता ही सफलता का मंत्र है। अगर आप एक बार जब तक असफल नहीं होंगे तब तक आपको सफलता का स्वाद नहीं पता चलेगा। तो कहने का मतलब फेल्यूर इज़ द पिलर टू सक्सेस, यानी कि सक्सेस होने का जो पिलर है वो फेल्यूर है, उससे होकर आपको गुजरना पड़ता है। फेल्यूर इज़ द पिलर टू सक्सेस, यानी कि ऑफ सक्सेस हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम बोलेंगे फेल्यूर इज़ द पिलर टू सक्सेस, यानी कि असफलता ही सफलता का मंत्र है। एक होता है ईव टीसिंग। ईव टीसिंग इज़ ए क्राइम। ईव टीसिंग का मतलब आप जैसे ईव से बना इवनिंग, इवनिंग मतलब होता है शाम और ईव मतलब होता है संध्या। तो ईव टीसिंग इज़ क्राइम, कहने का मतलब ये है कि संध्या के समय आप जैसे मान लो आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, तो आप उसको जब संध्या के समय छेड़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक पाप माना जाता है। तो आप एक तरह का, और फिर आप इसको देखें तो बहुत सारे क्राइम के अंदर भी, लॉ के अंदर भी ये मीनिंग यूज़ होता है ईव टीसिंग। तो जैसे मान लो कई बार ईव टीसिंग के शिकार हो जाते हैं बहुत सारे गर्ल्स, तो वो भी एक तरह का क्राइम ही है। तो आप ईव टीसिंग दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, पाप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईव टीसिंग इज़ क्राइम, इसके लिए संध्या के समय छेड़ना पाप है या अपराध है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्राइम का मतलब वही होता है पाप करना या अपराध करना, तो एक तरह का दोनों का सेंस सेम ही होता है। अब कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि इवन वॉल्स हैव ईयर्स। इवन वॉल्स हैव ईयर्स, यानी कि दीवारों की भी कान होते हैं। यानी कि कई बार कोई चीज़ बोली जाती है तो कोई सीक्रेट्स होते हैं, तो आप कहते हैं कि आप धीरे बोलिए क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कोई भी सुन सकता है आपकी बात को, कहने का मतलब ये है। तो इवन वॉल्स हैव ईयर्स, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमारा जो इंडिया है वो पूरा स्पिरिचुअल है और भगवान में विश्वास रखता है। तो लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डेफिनेटली हर इंसान का वक्त आता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये कहावत बनी है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अब इसमें यहाँ पे कुछ सेंस काम करता है कहावतों के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गोड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, यानी कि भगवान की चक्की धीरे पीसती लेकिन पीसती ज़रूर है। सेंस मतलब ये है कि भगवान के घर में देर हो जाती है पर अंधेर कभी नहीं होता है। तो आप इसको हम इंग्लिश में सेंस वाइज लेंगे तो इस तरह से बनेगा सेंटेंस, गोड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, यानी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब नेक्स्ट आपका है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर है उसकी सत्ता है। आजकल यही हो रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस को हम इंग्लिश में कहेंगे माइट इज़ राइट। माइट मतलब होता है पावर और माइट इज़ राइट, इसका मतलब जिसकी लाठी है उसकी भैंस, यानी कि जिसके जो पावरफुल है उसी के हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं माइट इज़ राइट। आपको कहना है मैं चाय की तुलना में दूध अधिक पसंद करता हूँ। तो अधिक पसंद करने को लाइक कहते हैं और अधिक पसंद करने को कहते हैं प्रेफर। आई प्रेफर मिल्क टू टी। अब किसी का जन्मदिन होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि भगवान करे शुभ दिन बार बार आए। एक सॉन्ग भी है बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, इस तरह से सॉन्ग है। तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मतलब भगवान करे शुभ दिन बार बार आए।
अगर आपको कहना है कि मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, तो हर सोमवार को व्रत रखना, तो आई कीप फास्ट ऑन एवरी मंडे। कीप फास्ट मतलब व्रत रखना। और अपने माता पिता की देखभाल करो, तो देखभाल करने को कहते हैं लुक आफ्टर। क्या कहते हैं? लुक आफ्टर। लुक फॉर मतलब तलाश करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक मतलब देखना। कितना चेंजेस हो जाता है। तो लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की देखभाल करो। और आज की क्लास में लास्ट कलेक्शन है, साफ साइन करो, तो साइन लेजिबल। लेजिबल मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन गुड बाय।